हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने बैंक या फिर एनबीएफसी से मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स या फिर मल्टीपल पर्सनल लोन ले लिया है दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर वह जो व्यक्ति है वह किसी कारणवश, हो सकता है घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, काम धंधा छूट गया हो, जॉब लॉस या फिर व्यापार में नुकसान हो रहा हो दोस्तों। तो ऐसे में कहीं उस व्यक्ति के लिए उस मल्टीपल पर्सनल लोन और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स का जो बकाया जो राशि है, जो ड्यू अमाउंट या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, या फिर जो भी उसकी ईएमआई जो किस्तें बन रही है महीने महीने की, उसको वह व्यक्ति नहीं भर पा रहा है दोस्तों। और वो व्यक्ति काफी परेशान हो गया है, काफी टेंशन, काफी चिंता में है, हाइपर टेंशन। उस व्यक्ति को रात को नींद नहीं आ रही है, काफी प्रेशर। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को एनबीएफसी और बैंक के द्वारा डेली बेसिस पर सुबह शाम दिन रात, रात को छोड़ दो भाई, अगर कोई जेन्युइन, अगर कोई एनबीएफसी या फिर सही बैंक होगी तो उनके जो थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट्स होंगे तो वो रात को कॉल नहीं करेंगे, राइट, वो दिन में कॉल करेंगे। तो दिन भर कॉल करना और साथ ही साथ जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो घर पे आके परेशान करना, ठीक है, फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट या फिर प्रेशर बनाना, आपके साथ में मिसबिहेव करना, गाली गलौज करना, इस प्रकार से ये सारी चीजें करना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है, जो लोन का जो बोरोवर है, जो कर्जधारी है, वो काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक बैंक या फिर एनबीएफसी के थर्ड पार्टी एजेंट्स को नहीं झेलना होता है, उस व्यक्ति को अलग अलग एनबीएफसी के थर्ड पार्टी एजेंट्स का सामना करना होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने मल्टीपल पर्सनल लोन और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ले लिए हैं और उस लोन के दलदल में वह व्यक्ति फंस गया है। और लोन के दलदल में फंसने की वजह से वह व्यक्ति रिकवरी एजेंट्स का सामना कर रहा है और काफी परेशानियों को झेल रहा है। वो व्यक्ति पूरी तरीके से चिंता में जा चुका है, टेंशन में आ चुका है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में अलग अलग से विचार आ रहे हैं कि भाई अब क्या करूं, अब पूरी तरीके से मैं जाल में फंस चुका हूं, अब मेरे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि क्या भगवान के पास चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपके मन में ऐसा कोई विचार आ रहा है तो यह बहुत गलत विचार है। तो दोस्तों, भगवान के पास चले जाना यह कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं है दोस्तों। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं हिसाब किताब कैलकुलेशन से, उनका भी किसी साल घाटा नुकसान हो जाता है तो वो अगले साल कुछ अलग कैलकुलेशन से, कुछ अलग तरीके से उभर के आते हैं, अपने पूरे मैनेजमेंट, पूरे सिस्टम को चेंज करते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से चलते हैं, तो फिर दोबारा वापस से वो ट्रैक पे आ जाते हैं दोस्तों। यदि आपने भी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स या फिर मल्टीपल पर्सनल लोन ले लिया है और उसकी ईएमआई को भरने में काफी तकलीफ, काफी दिक्कत आ रही है, और ऐसे में आपकी जो पगार है, आपकी जो सैलरी है, आप जो कमाते हो, उस कमाई से वो सारी पर्सनल लोन की ईएमआई, वो क्रेडिट कार्ड्स की जो बकाया जो राशि है, उसका भुगतान करने में आप असमर्थ हैं, आप अनेबल हैं। अब चीजों को मैं कैसे मैनेज करूं, मुझे साथ ही साथ मेरा फैमिली, मेरा घर परिवार, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का राशन पानी, मुझे वो भी मैनेज करना है। तो ये चीजों का बैलेंस मैं कैसे करूं? मैं पूरी तरीके से पर्सनल लोन के दलदल में फंस चुका हूं मैं, अब इससे मैं कैसे बाहर निकलूं? क्या सुसाइड करना, क्या ये एक सोल्यूशन है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। यदि आप समझदार, पढ़े लिखे हैं, यदि आपको दुनियादारी पता है, तो आप एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर आप करते हैं और उस कैलकुलेशन के बेसिस पर आप यदि चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस लोन के दलदल से बाहर आ जाओगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी एश्योरिटी है दोस्तों। तो वो कैलकुलेशन क्या है, वो हिसाब किताब क्या है, कैसे मैं मल्टीपल पर्सनल लोन, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के इस दलदल से बाहर निकलूं, आज हम इसके बारे में डिटेल में और विस्तार में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भैया मेरे जितने भी पर्सनल लोन है या फिर जितने मेरे क्रेडिट कार्ड्स हैं दोस्तों, वो हर एक की ईएमआई कितनी आती है, वो सबका पूरा कैलकुलेशन करके ले लीजिए कि किस एनबीएफसी का, किस बैंक का मेरा कितना ईएमआई आता है, वो पूरा सब कैलकुलेशन करके ले लीजिए पूरा। और आप कितना कमाते हैं महीने का, वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो वो दोनों चीजों को लेके सामने बैठ जाइए और देखिए आप। तो होता क्या है, जिस एनबीएफसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, जिसकी ईएमआई ज्यादा है, आप उसको पहले खत्म करने की कोशिश करिए दोस्तों। और साथ ही साथ जिसकी ईएमआई कम है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, आपको उसको भी खत्म करना है। ऐसा नहीं कि एक को भरोगे एक को छोड़ दोगे। अपनी इनकम, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है दोस्तों। अब आप बोलोगे सर ये कैलकुलेशन कैसे किया जाए, अमाउंट ज्यादा सैलरी कम, कैसे मैनेज किया जाए? तो कोई बड़ी चीज, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, जितनी भी पर्सनल लोन, जो भी एनबीएफसी बैंक है, जहां जहां से आपने पर्सनल लोन लिया है और या फिर जहां से भी आपने क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं दोस्तों, सब लोगों को आप प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर बनाकर भेज दीजिए और सब लोगों को उस लेटर में बता दीजिए कि भाई मेरी इनकम कम है,
इतनी ईएमआई है, राइट, या फिर जो भी आपकी दिक्कत प्रॉब्लम है, या फिर सपोज काम धंधा छूट गया, अब ये पैसे ही नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, तो कोई तकलीफ कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम को साझा करिए, आप अपनी दिक्कत को शेयर करिए, तब जाकर सामने वाला समझेगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, सचमुच में इसको प्रॉब्लम है इसलिए भर नहीं पा रहा। तो भैया प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर तैयार कर बैठिए, प्रायर नोटिस, और वो बैंक को एनबीएफसी को भेज दीजिए। पैसे कम आ रहे हैं फिर भी बताइए, पैसे नहीं आ रहे, नहीं भर पा रहे, फिर भी बताइए। दोस्तों क्या होता है, नियम कानून के हिसाब से चलोगे, कैलकुलेशन के हिसाब से चलोगे तो तकलीफ दिक्कत कुछ नहीं आएगी। और कितना भी कॉल आने दो, कितना भी नोटिस आने दो, डरना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है। ये सर पे बोलते ना, बोझा लेके नहीं चलना है, क्योंकि बोझा लेके चलोगे, टेंशन लेके चलोगे, हमेशा चिंता में डूबे रहोगे, तो कभी जिंदगी में इस लोन के दलदल से कभी बाहर नहीं निकलोगे। दोस्तों तो सब लोगों को प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर, प्रायर नोटिस भेजिए और बताइए कि हमारी ये प्रॉब्लम है। और जो भी है जेन्युइन, फर्जी वाले लोग के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, जेन्युइन प्रॉब्लम, दिक्कत है, काम धंधा छूट गया है, मेडिकल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो जेन्युइन हो तो नोटिस बनाइए और बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, और अपनी दिक्कत प्रॉब्लम को बैंक के साथ में साझा और शेयर करिए। और साथ ही साथ जो रिकवरी एजेंट्स का जो आप प्रॉब्लम दिक्कत जो झेल रहे हो, जो सामना कर रहे हो, कि वो रिकवरी एजेंट्स घर पे आके गाली गलौज, धमकी देना, परेशान करना, बेइज्जती करना समाज में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, साथ ही साथ धक्का मुक्की करना, गाली गलौज, घर में घुस के आके बैठ जाना, तो ये सारी चीजों का जो नियम कानून होता है, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, वो भी आप मेंशन करिए, उनको बताइए। सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को ये मैसेज दे दीजिए कि मुझे परेशान ना करें। मेरी भी अपनी एक समाज में इज्जत है, जैसे आप लोगों की है। ये आपके रिकवरी एजेंट्स को बोल दीजिए प्लीज बार बार कॉल ना करिए, मैं अपनी दिक्कत प्रॉब्लम जो भी है मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप उनको प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर आप भेज दीजिए। दोस्तों अब मेरे कुछ ऐसे भी यूट्यूब के दर्शक और व्यूवर्स हैं, और कुछ ऐसे भी लोग जो मुझे कॉल करते हैं कि सर मैंने 10 अलग अलग एनबीएफसी कंपनियों से मैंने पर्सनल लोन लिया है, मैंने 5 से 6 अलग अलग एनबीएफसी कंपनियों से या फिर बैंक से मैंने क्रेडिट कार्ड्स ले लिए हैं। सर मैं जितने भी यूट्यूब के जितने भी एडवोकेट्स या फिर जो भी यूट्यूबर्स होते हैं सबसे मैं बात करता हूँ, कॉल करता हूँ, तो सभी लोग कहते हैं भैया प्री अपॉइंटमेंट बुकिंग चार्जेस, कॉल बुक कर लीजिए, पहले पैसा भेजिए तो आपका लेटर बना के मिलेगा। ये सारी चीजें पहले अपॉइंटमेंट बुक करिए, जब आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो फला फला उनका कोई दूसरा जो बंदा, उनका जो असिस्टेंट होता है, वो कॉल को रिसीव करता है, मैसेज को देखता है, वो कहता है कि सर जी साहब जी से बात करना है तो पहले आप हमारा मेंबरशिप ले लीजिए, 10, 11, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये दे दीजिए, आपका कोई लाइफ टाइम हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो साहब जी से बात करने के लिए, एडवोकेट अधिवक्ता साहब से बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और साथ ही साथ यदि 10 एनबीएफसी है तो 10 प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर, 5 क्रेडिट कार्ड्स के अलग अलग बैंक है तो उसका 5 अलग से प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर, तो मिला जुला कर 10-15,000 रुपये का बिल बना देते हैं। अगर बार्गेनिंग किया, कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ कम करो तो 2-4-5,000 कम कर देते हैं। लेकिन हमारे ये जो बेचारे जो बोरोवर्स हैं, ये ऑलरेडी कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है, इनका कर्जा नहीं चुका पा रहे, तो ये प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर का पैसा कहां से देंगे इतना सारा। सो दोस्तों यदि आप थोड़े भी पढ़े लिखे रहेंगे, थोड़े समझदार रहेंगे, तो मैं आपको एक आइडिया दूंगा, उस चीज को आप फॉलो करिए, आपका पैसा बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। एक बढ़िया अच्छे एक अधिवक्ता से संपर्क करिए, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं भी एक अधिवक्ता हूं, बॉम्बे से बात कर रहा हूं मैं, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, आप किससे भी संपर्क कर सकते हैं। आपके जान पहचान में जो भी बढ़िया एक्सपर्ट लॉयर होगा, आप उससे अपनी प्रॉब्लम दिक्कत को साझा और शेयर करिए, वो आपका बढ़िया एक प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर आपको तैयार करके देगा, कानूनी भाषा में, लीगल भाषा में, बढ़िया अच्छे से, जिससे कि यदि वो लेटर बैंक या फिर एनबीएफसी के पास जाए तो वो देखे, जब पढ़े तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो हमारा जो बोरोवर है, ये जो हमारा जो क्लाइंट है, ये भी समझदार, पढ़ा लिखा है, जेन्युइन है, इसकी जो बातें हैं सही लग रही है। ठीक है, और ये बंदा नियम कानून से बात कर रहा है। तो आगे आपको अगर वो तकलीफ देने के बारे में सोचते भी रहेंगे तो 10 बार सोचेंगे, पीछे हट जाएंगे कि भैया ये लगता है कि किसी लॉयर को, किसी अधिवक्ता को हायर करके रखा है या फिर खुद ये कानून का जानकार है, तो इनको परेशान करना, इनके घर पे जाकर रिकवरी एजेंट्स को भेजकर गाली गलौज, धमकी दिलवाना, ये कहीं अपने ऊपर भारी न पड़ जाए। इस प्रकार से एनबीएफसी सोच सकती है। दोस्तों तो यदि आप बढ़िया अच्छी ड्राफ्टिंग करेंगे, एक बढ़िया अच्छे अधिवक्ता से आप अपना प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर बनवाएंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसका आपको फायदा बहुत मिलेगा। हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स, दर्शक हैं, लोन के बोरोवर्स से, जो खुद ही प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर तैयार कर देते हैं और उस लेटर के अंदर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। सेंटेंस, वाक्य जो बनाते हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, क्या लिख रहे हैं, उसका क्या मैसेज आ रहा है, वो एनबीएफसी बैंक को नहीं समझ में आ रहा है।
तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो इंटीमेशन, जो रिक्वेस्ट लेटर आप तैयार करवा रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हो यदि आप कानून के जानकार हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपकी अच्छी इंग्लिश है, आपकी अच्छी ड्राफ्टिंग है, आप हिंदी में भी आप प्रायर नोटिस भेज सकते हैं बनाकर। लेकिन बढ़िया शब्दों का प्रयोग करिए, अच्छे वाक्य, बढ़िया सेंटेंस जो ग्रामर के मामले में स्ट्रांग रहे, आप इस तरीके से ड्राफ्टिंग करिए। नहीं आता है तो आप अधिवक्ता का आप मदद ले सकते हैं दोस्तों। तो बहुत आसान है, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लिए हो, मल्टीपल आपका पर्सनल लोन है, एक प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर आप अधिवक्ता एडवोकेट साहब से बनवाइए और बाद में करिए क्या, उसी के अंदर एडिट करिए, चेंजेस करिए, एड्रेस चेंज कर दीजिए, बैंक का नाम चेंज कर दीजिए और आपका तकलीफ दिक्कत तो सेम होगा, बस वही चेंजेस करके सबका फटाफट सबका प्रिंट आउट निकालकर उस बैंक को एनबीएफसी की कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस और उस एनबीएफसी की जो ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है उस पर भेज दीजिए, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू दोस्तों भेज दीजिए, सबके पास पैसे चला गया। तो इससे क्या होगा, ये नोटिस, ये प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर भेजने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आप भी अपनी तरफ से सेफ हो जाएंगे। सेफ मतलब कैसा, भविष्य में, फ्यूचर में यदि बैंक, एनबीएफसी ने यदि आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन, कोई कानूनी कार्रवाई की तो आपके पास एक सबूत रहेगा कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम दिक्कत थी, मैंने बैंक के साथ में साझा और शेयर किया, मैं जेन्यून हूं, मैं मेरी ये प्रॉब्लम है, ये जेन्यून प्रॉब्लम, ये जेन्यून दिक्कत, रीजन है, मैं जानबूझकर इंटेंशनली मैं ईएमआई को डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं मैं, ये आप बता सकते हैं इस नोटिस को भेजकर। कल को यदि मैटर आपका कोर्ट में जाता है, जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ये सेक्शन 25 का मुकदमा दर्ज हो गया, सपोज सेक्शन 138 में मुकदमा दर्ज हो गया, सपोज आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चला दी गई, तो आप वहां पे अपने डिफेंस में बता सकते हैं कि मैं कंटिन्यूअसली मैं बैंक के संपर्क में था, मेरी ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत थी, मैंने साझा की थी, मेरी इनकम कम थी तो मैंने बैंक से रिक्वेस्ट किया था कि मेरे लोन की ईएमआई को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, पुनर्गठन कर दिया जाए, मेरे लोन की ईएमआई को कम कर दिया जाए और समय अवधि को बढ़ा दिया जाए। मैंने इस प्रकार से बैंक के साथ में रिक्वेस्ट और प्री इंटीमेशन, मैंने मैसेज और लेटर मैंने बैंक को भेजा था। तो सर कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई की जा रही है ये गलत है, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम, दिक्कत को साझा कर रहा हूं और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं ब्याज सूद समेत एक एक पैसा मैं इस बैंक एनबीएफसी का लौटा दूंगा। इस प्रकार से आपको उसमें मैसेज में लिखना है दोस्तों, और जितना हो सकता, जितनी आपकी कैपेसिटी, जितना हो सकता है आपसे उतना उनको पैसा आप लौटाइए, लेकिन नियम कानून से, प्रॉपर कैलकुलेशन करके, हिसाब किताब से और प्रूफ और एविडेंस के साथ में दोस्तों। अगर आपको भविष्य में, फ्यूचर में यदि आपको लग रहा है कि भैया कल को, अगले महीने में लोन का डिफॉल्ट कर दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं भर पाऊंगा, फिर भी उनको आप मैसेज डाल के रखिए दोस्तों कि आपकी ये प्रॉब्लम है, मैं आने वाली अपकमिंग जो ईएमआई है मैं उसको नहीं भर पाऊंगा, मेरी ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम से मेरी। तो ये सब आप बताओगे तो आप इस लोन के दलदल से बाहर निकलोगे दोस्तों। और दूसरी चीज, एक लोन के कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा लोन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। कसम खाइए, प्रॉमिस करिए कि आप एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारे जो बोरोवर्स, हमारे जो दोस्त हैं, जो 10-10 पर्सनल लोन, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 क्रेडिट कार्ड्स लेकर परेशान हैं, ये क्यों परेशानी थी, इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज ले लिया। तो दोस्तों अब ये नहीं करना है आपको, जहां पर जितने में हो वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है और उसी में आपको इसका हल निकालना है दोस्तों। काफी लंबे समय से यदि आप कर्ज चुकता नहीं कर पा रहे हैं, लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बकाया भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपका लोन अकाउंट पुराना हो गया है, आपका लोन अकाउंट एनपीए में जाने के बाद काफी लंबा पुराना हो गया है, क्रेडिट कार्ड का भुगतान काफी लंबे समय से नहीं कर पा रहे हैं, बैंक की तरफ से आपको सेटलमेंट का ऑफर आ रहा है, तो सेटलमेंट के ऑफर को एक्सेप्ट करिए, उसको स्वीकार करिए। यदि जो बकाया राशि है उससे कम में यदि आपको ऑफर मिल रहा है, आपको सामने से प्रस्ताव आ रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करिए दोस्तों, और एक्सेप्ट करके उसका भुगतान करके आप उस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। आप धीरे धीरे एक एक छोटा मोटा जितना भी आपका पर्सनल लोन है, 50,000 वाला, 1 लाख वाला, 2 लाख वाला, 3 लाख वाला, यदि आधे में सेटलमेंट का ऑफर मिल रहा है तो उसका फायदा उठाइए दोस्तों, उसको एक्सेप्ट करिए और उसको भरकर इस कर्ज के दलदल से आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको। ये आप सोचोगे कि यार मैं कैसे बाहर निकलूंगा, रोगे धोगे, टेंशन, ये वो, ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है। जब तक आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे और सिस्टमैटिकली वे में नहीं चलोगे तब तक नहीं हो पाएगा। सलाह लीजिए किसकी, एक एक्सपर्ट लॉयर की, एक बढ़िया सलाहकार आपका होना चाहिए और उसके मुताबिक चलिए, आप कर्ज के दलदल से आप मुक्त होंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बाकी सुसाइड करना, जान गवा बैठना, अपने आप को सूली पे चढ़ा लेना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। अरे यार पैसा नहीं है, कर्ज नहीं भरोगे, लोन की ईएमआई नहीं भरोगे, क्रेडिट कार्ड्स नहीं भरोगे, अरे फिर भी तुमको फांसी नहीं लगेगी, फिर भी तुम जेल में नहीं जाओगे। जब ये सब है,
जेल नहीं जाओगे, फांसी नहीं लगेगी, तो क्यों फांसी लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो फांसी? जब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि फांसी मिलेगी, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि फांसी मिलेगी, तो अपने आप से पहले ही क्यों एडवांस में लगा रहे हो फांसी? बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मैं इसके खिलाफ हूं। यदि ऐसा कोई कदम उठाने का सोच रहा है तो वो गद्दार है, वो बुज़दिल है। अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, यही हल है, मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, नहीं दोस्तों। आपके पीछे आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके बाल बच्चे हैं, उनका आपको मुंह देखना है, उनके फेसेस को आपको देखना है और आपको जीना है दोस्तों। बाकी बैंक एनबीएफसी की जो कार्रवाई है उनको करने दीजिए। पैसे आपके पास है तो आप दे दीजिए, पैसे है तो दे दीजिए, देना ही पड़ेगा। बाकी नहीं है तो नियम कानून जो है उसको फॉलो करिए। आपका अधिवक्ता दोस्त यहां पर बैठा हुआ है, पैसा नहीं है, नहीं दे पा रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, बैंक से बात कर लीजिए। भाई मेहनत करूंगा, मेहनत करके कमा कर आज नहीं कल मैं भर दूंगा। लेकिन ये टेंशन, चिंता, ये कोई हल नहीं है दोस्तों, ये कोई हल नहीं है। रिकवरी एजेंट्स आते हैं, इनसे बात करिए, नियम कानून से उनसे बात करिए। तुम रिकवरी एजेंट्स हो, क्या तुम्हारे पास एनबीएफसी बैंक की आईडी है? यदि तुम एजेंट्स हो तो क्या आपके डीआरए का लाइसेंस है, डेब्ट रिकवरी एजेंट्स का लाइसेंस है? ये आप उनसे मांगिए। आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, आईडी कार्ड दिखाइए। आप अपना समय सारणी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में ही आना है आपको। आरबीआई के नियम कानून को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उस भाषा में उस रिकवरी एजेंट से बात करिए। आप गाली गलौज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो बनाइए, 112 नंबर पे कॉल करिए, अपने कानून के जो सलाहकार है उनसे बात करिए। हर एक चीज का हल है दोस्तों, बस नियम कानून से चलिए, लॉ के हिसाब से चलिए, बस कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। जिस दिन कानून को तोड़ोगे, लॉ को ब्रेक करोगे, तो उस दिन फंसोगे दोस्तों। नियम कानून से चलिए, जितनी भी नोटिस आ रही है सबका रिप्लाई दीजिए, कानूनी कार्रवाई हो रही है रिप्लाई दीजिए। और ये ध्यान देना, बैंक एनबीएफसी ना कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं करती है, बस आपको वो भेजती है, ये नोटिस, वो नोटिस, लीगल नोटिस, फलाना ढकाना। तो भाई पैसे हैं तो देना ही पड़ेगा, मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूं। पैसे नहीं देने वाले लोग, जिनके पास पैसे हैं, जो नहीं देने वाले लोग हैं, वो भैया गलत है, वो फ्रॉड है, वो 420 है। तो पैसे यदि है तो आपको देना है, बाकी नहीं है तो नियम कानून को फॉलो करना है, सिस्टमैटिकली वे में चलना है दोस्तों। तो भैया कर्ज के दलदल में फंसे हो तो कोई बहुत बड़ी चिंता, टेंशन की बात नहीं है। हिसाब किताब से चलिए, कैलकुलेशन से चलिए, आज नहीं तो कल कर्ज के दलदल से मुक्त हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बस नियम कानून को फॉलो करिए, इस बात को नोट करो और सारे लोन का बैलेंस बना के चलिए, थोड़ा 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 करके सबको भरते रहिए, ये ध्यान देना दोस्तों। तो सुसाइड करना, अपने जान को मार लेना, दिस इज नॉट सोल्यूशन, ये कोई हल नहीं है दोस्तों। तो भैया फुर्ती से रहिए, मजबूती से रहिए और नियम कानून के जानकार बनिए। और ये जो तकलीफ, दिक्कतें जो आ रही है, तो भैया लाइफ है, जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, तकलीफ दिक्कत तो आती जाती रहती है। अरे बड़े से बड़े लखपति, करोड़पति, धन्ना सेठ को भी तकलीफ और दिक्कत और टेंशन होती थी, लेकिन वो भी उस तकलीफ टेंशन से बाहर निकले, उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, कोई तकलीफ, कोई टेंशन की बात नहीं है, पैसे है तो दे दीजिए, नहीं है तो नियम कानून को फॉलो करिए। बाकी सारी चीजों के लिए तो आपका दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है। कोई भी नोटिस आए, कुछ भी आए, कोई भी कॉल आए, आपको लग रहा है फर्जी है, ये है, वो है, एक बार बात कर लीजिए। हर एक चीज का मैं आपको हल दूंगा दोस्तों, और आप उसको फॉलो करेंगे ना तो कभी जिंदगी में फंसेंगे नहीं। जो अपने आप को अकेला महसूस करता है वो अकेला महसूस ना करे। आपका दोस्त एडवोकेट ब्रजेश यादव आपके साथ में है। जहां पे एकता होती है, साथ होता है, वहां पे मजबूती होती है दोस्तों। तो अपने आप को अकेला बिल्कुल मत महसूस करिए, आपके साथ में आपका परिवार है, आपका दोस्त है, आपका कानून का सलाहकार एडवोकेट ब्रजेश यादव आपके साथ में है। तो आप अकेला फील मत करिए। जिस दिन आपने अकेला फील किया उस दिन मन में गलत ख्यालात आने लग जाएंगे दोस्तों। तो कभी भी अकेला मत फील करना। आप ये समझना कि आपके साथ में आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपका कानून का सलाहकार है। तो टेंशन मुक्त, एकदम टेंशन मुक्त। जो चीजें आ रही है सामने उसको प्यार मोहब्बत से उसको डील करिए दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ यदि मन में कोई क्वेश्चन से कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा दोस्तों। और जो भी मेरे मित्र, मेरे दोस्त पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं, उनसे भी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की जो बटन है उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि भविष्य में यदि लोन से संबंधित कोई वीडियो में बनाता हूं तो उसका मैसेज, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।